हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और पूरी स्ट्रैटेजी को नोट डाउन करते हुए चलेगा। एसबीआई पीओ हमें क्लियर करना ही करना है हर हालत में। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे कि आप अगले 3 महीनों में अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। तो सबसे पहले अगर मैं एक टाइमलाइन देखूं तो अभी हमारा सितंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है। आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो आपका नवंबर में है। आपका जो मेंस होगा वो दिसंबर या जनवरी 2024 में हो जाएगा। आपका जो इंटरव्यू है वो जैन फेब में आ जाएगा। रिजल्ट आपका मार्च तक आ जाएगा और अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो अगर मैं एग्जामिनेशन देखूं तो सितंबर का आधा महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग लगभग आपके पास 3 मंथ्स है। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 3 मंथ्स में, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। अगली बात, पहले मैं आपको बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता कि सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो आपका ये जो एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन है 3 फेजेस में होगा। फेज 1 जिसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होते, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग आएगा। 30 मार्क्स इंग्लिश जो होगा वो आपका कितने का होगा, इंग्लिश जो होगा वो आपका 30 मार्क्स, क्वांट्स 35, रीजनिंग एबिलिटी 35, टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। और इसको आपको 60 मिनट्स में करना होगा। 20 मिनट्स आपको हर सेक्शन में मिलेंगे, इंग्लिश में, क्वांट्स में और रीजनिंग में। अगर हम बात करते हैं इसके बाद मेंस की, तो मेंस आपका 2 पार्ट्स में होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा हुआ होता है बट जनरली ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, एक क्वेश्चन आया या नहीं आया। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर की। डी ए और डी आई डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 50 मार्क्स। जी ए, बी ए, सी ए करंट अफेयर्स 60 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका पूरा 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 50 नंबर की आती है, तो इन टोटल आपका 250 मार्क्स का आपका पेपर है। आपको कितना टाइम मिलेगा? ऑब्जेक्टिव पार्ट को करने के लिए 3 आवर्स मिलेंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा। अभी डिस्कस करेंगे, एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद फेज 2 जब आपका क्लियर हो जाता है तो आपको फेज 3 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होते बट इसको यूज किया जाता है इंटरव्यू के दौरान आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए। तो इसका जो रिजल्ट है वो इंटरव्यू में यूज किया जाता है। ग्रुप एक्सरसाइजेस होती हैं आपकी, ये आप क्लियर कर लेते हो, आपका एक फाइनल स्कोर बनाया जाता है जिसके हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो ओवरऑल होता क्या है, 250 मार्क्स का आपका मेंस था, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का था। तो इसको नॉर्मलाइज करते हैं, इसको 75 मार्क्स का बना देते हैं, इसको 25 मार्क्स का बना देते हैं। तो आउट ऑफ 100 जो है आपको आपके मार्क्स मिलते हैं, जिसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो ये तो स्टेजेस थे, प्री का, मेंस का और आपका इंटरव्यू का। अब बात आती है तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी है। सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत लंबे टाइम तक सिलेक्शन नहीं मिलता है, पहले मैं उन पे बात कर लेती हूँ। सबसे पहली मिस्टेक कि आप सिर्फ प्री की तैयारी करते हो। आपको लगता है कि पहले प्री का पेपर है तो मैं सिर्फ पहले प्री कर लूं, प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो मेंस की तैयारी कर लूंगा। लेकिन प्री और मेंस में गैप बहुत ना के बराबर होता है, 1 महीने का गैप होता है। 1 महीने में मेंस की तैयारी कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपको डे 1 से, अगर आपने आज सोचा है कि मुझे एसबीआई पीओ क्लियर करना है, तो आपको डे 1 से प्री और मेंस को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली लेना। दूसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट अवॉइड भी नहीं करने और हद से ज्यादा भी नहीं देने हैं। आप कोशिश करो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट दो, इससे ज्यादा भी मत दो, और कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो आपको एवरी वीक देना ही देना चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि करंट अफेयर्स जो है मेरा वो तो मेंस में आता है तो पहले आप उसको पढ़ो ही मत। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस भले ही आप प्री एग्जाम के बाद पढ़ सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है, बट जो करंट अफेयर्स है वो आपको डे 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको रेगुलरली करते हुए चलो। एक पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो पीडीएफ से पढ़ लो, क्लासेस देखना चाहते हो क्लासेस पढ़ लो, बट उसको रेगुलर बेसिस पे करो। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होता है। उस पर बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। अभी बताऊंगी भी क्या स्ट्रैटेजी है। इंग्लिश और जीए दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश भी और जीए भी। बच्चों का सिलेक्शन या तो इस सब्जेक्ट की वजह से होता है या रुक जाता है।
बाकी दोनों में एक जैसे से नंबर आते हैं सबके। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को अभी अवॉइड मत करना, बताऊंगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे तैयारी करनी है। ये 5 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं एंड आई होप आप लोग गलती नहीं करोगे, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। वही चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या प्री और मेंस को साथ में लेके चलना है, करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट करने हैं, प्री का वेट नहीं करना है, मॉक टेस्ट कम से कम एक वीक में एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है सभी को। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। एसबीआई पीओ के पेपर में इंग्लिश सबसे ज्यादा नंबर की आती है। इतने नंबर का कोई सब्जेक्ट नहीं आता जितने नंबर की इंग्लिश आती है। इसका एक कारण है, रीजन ये है कि एसबीआई पीओ के टाइम पे जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो देश के किसी भी एरिया में हो सकती है। आपकी ज्वाइनिंग कहीं भी हो सकती है, आपको सर्कल अलॉट होते हैं, उस सर्कल में आपको मूव करते रहना होता है। तो एक प्राइमरी रिक्विजिट होती है कि आप लोगों को इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए, इसलिए एसबीआई पीओ सबसे ज्यादा फोकस करता है इंग्लिश पे। 30 मार्क्स की प्री में आएगी, 40 मार्क्स की मेंस में आएगी, 50 मार्क्स की मेंस में फिर आएगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, और इंटरव्यू में जो ग्रुप एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें भी इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। तो लगभग लगभग अगर मैं इसको काउंट ना भी करूं तो 40 एंड 30, 70 एंड 50, 120 मार्क्स की इंग्लिश है पूरे पेपर में। कैन यू इमेजिन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। चलो अब स्ट्रैटेजी देखते हैं, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि सबसे बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर इसी में होते हैं। और बिलीव मी ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। 30 आउट ऑफ 30 बहुत ईजी है लाना। मेंस में आप आराम से 35 प्लस ला सकते हो, और डिस्क्रिप्टिव में आराम से 42, 43 बच्चों के बहुत आसानी से आते हैं। कैसे आते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बात करूंगी, उसके बाद में फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करूंगी। तो देखो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है ग्रामर, दूसरा पार्ट वोकैबुलरी, तीसरा पार्ट आपको रीडिंग एंड स्किमिंग करनी है, फोर्थ पार्ट इज प्रैक्टिस। आपको इन चारों चीजों को करना है। कैसे कैसे करना है, पहले ग्रामर वाले पार्ट को देखते हैं। अगर आपकी ग्रामर के बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर है, आपको ग्रामर थोड़ी बहुत आती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखो और एक 8 घंटे की एरर डिटेक्शन की वीडियो उसको देखो बस। ग्रामर में इन दोनों चीजों के अलावा कुछ भी नहीं करना। अगर आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत आती है, आपको बचपन से आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, तो इन दोनों का लिंक मैं अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा के दे दूंगी, डायरेक्टली जाओ इन दोनों वीडियोस को देख लो, ग्रामर का काम हो जाएगा। अगर ग्रामर का बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता है, बिल्कुल ही बहुत कमजोर हो ग्रामर में, तो एक 50 आवर फाउंडेशन कोर्स है जिसमें मैंने ग्रामर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई हुई है, उसको देख लो। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ग्रामर यहां से सारी की सारी कवर हो जाएगी। क्लियर, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, एक तो द हिंदू एडिटोरियल से 10 शब्द रोज पढ़ने हैं। इसी चैनल पे एडिटोरियल की क्लास हो रही है, वहां पे मैं आपको रोज 10-12 शब्द पढ़ा रही हूँ। वो एक हैबिट बना लो कि जिस दिन तक एग्जाम है उस दिन तक द हिंदू के 10 वर्ड्स मुझे रोज पढ़ने हैं। वीकली मैगजीन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, वहां से उन वर्ड्स को रिवाइज करना है हर संडे की संडे। 10 दिन पढ़े, 10 वर्ड्स रोज पढ़े, 6 दिन, 7वें दिन संडे को उनको रिवाइज कर लिया मैगजीन से। यस, इसके अलावा आपको 3 मंथ्स मैगजीन भी मिलेगी एग्जामिनेशन से पहले, इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना। मैक्सिमम वर्ड्स तो यहीं पे आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा 2 चीजें हैं जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट को आनी ही आनी चाहिए, जो जिसको बोलते हैं बेसिक वोकैबुलरी। बेसिक वोकैबुलरी वो होगी तभी जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा, क्लोज टू समझ में आएगा। वो है 220 रूट वर्ड्स और उसके ऊपर जो बने हुए 3000 वर्ड्स हैं। ये 3000 वर्ड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। इनकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको वोकैब प्रोडिजी की बुक है अगर आपके पास, तो उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों पढ़ लेना। आई थिंक सभी के पास होती है वोकैब प्रोडिजी, तो राइट। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी सारी वोकैबुलरी कवर हो जाएगी। अगले पार्ट पे आते हैं, दैट इज रीडिंग एंड स्किमिंग। एक हैबिट बनाओ कि रोज मुझे द हिंदू का एक आर्टिकल रीड करना है, एक आर्टिकल स्किम करना है। मैं द हिंदू क्यों बोल रही हूँ, इसका रीजन ये है कि एग्जाम की लैंग्वेज जो होती है, जो द हिंदू की लैंग्वेज होती है, वो सेम होती है। आपको कोई बोलेगा नॉवेल पढ़ लो, आपको कोई बोलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, बट लैंग्वेज का वो लेवल नहीं होता है उनकी। उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा बट बहुत देर से मिलेगा। द हिंदू एडिटोरियल से पढ़ोगे तो आपको एग्जाम की सिमिलर लैंग्वेज मिलेगी, तो आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और द हिंदू एडिटोरियल में खुद भी पढ़ा रही हूँ आपको, रोज हम क्लास में एक आर्टिकल रीड और एक आर्टिकल स्किमिंग तो कर ही रहे हैं। सुबह 7 बजे रोज क्लास होती है इसी चैनल पे। तो इसकी एक हैबिट बना लो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। ये 3 चीजें थी बेसिक,
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। अब हमें प्रैक्टिस किस तरह के क्वेश्चंस की करनी है, हमें प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करनी है जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब मुझे ना इजी चीजों के पीछे नहीं भागना, मुझे ऐसे नहीं करना कि मैं सिर्फ एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही प्रैक्टिस कर रही हूँ या मैं सिर्फ एक क्लोज टेस्ट ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, नहीं, मुझे करने हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्लस सीटी प्लस पीजी का कंबाइंड क्वेश्चन है, वो मुझे प्रैक्टिस करना है। वर्ड ऑर्डर और पैराजम्बल्स का कंबाइंड क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से मुझे मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि कम क्वेश्चंस में करूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरी प्रैक्टिस हो। अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैं सभी को सजेस्ट करूंगी सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और कहीं के क्वेश्चंस मत करो, क्योंकि वो उस लेवल के नहीं होते हैं जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं बाकी जगह के। परफेक्शन की क्लास में अगर आते हो, बहुत अच्छी चीज है। परफेक्शन की क्लास में नहीं आते हो, परफेक्शन की बुक है, वहां से भी कर सकते हो। अभी तो क्लासेस यूट्यूब पे भी हो रही है परफेक्शन की 8:30 बजे, उसको ज्वाइन कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप कम से कम एग्जामिनेशन से पहले 500 क्वेश्चंस परफेक्शन के प्रैक्टिस कर लो। तो ये थी ऑब्जेक्टिव पार्ट की स्ट्रैटेजी। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की स्ट्रैटेजी के लिए। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आएगा क्या, एक ऐसे आएगा आपका, एक लेटर आएगा। लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल चॉइस आएगी, ऐसे में भी 2-3 टॉपिक्स होंगे चॉइस आएगी। जब भी चॉइस आए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ लेटर में हमेशा फॉर्मल वाला लेटर करो। क्यों फॉर्मल वाला लेटर करो, क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद बॉडी जो होती है बहुत कुछ सिमिलर होती है, स्टार्टिंग लाइंस वही होती है, एंडिंग लाइंस वही होती है, बीच का बस कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। इनफॉर्मल लेटर में ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लेटर आए तो आप फॉर्मल वाला लेटर करो। ऐसे में आपको बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, कुछ नया नहीं आता है ऐसे में, कभी जो टॉपिक चल रहा होता है वही आता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, चैट जीपीटी आ जाएगा, इन्वायरमेंट को लेके कुछ आ जाएगा, G20 की मीटिंग हुई उसको लेके आ जाएगा, पॉल्यूशन को लेके आ जाएगा। तो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कंपाइल करके आपको एक बुक बना के दी हुई है। आई होप सभी के पास है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक। एक हैबिट बना लो आज से ही, अगर SBI PU का टारगेट कर रहे हो कि इस बुक को 10 मिनट रोज पढ़ना है, इस बुक का एक लेटर रोज पढ़ना है और एक ऐसे रोज पढ़ना है। तो 10 मिनट्स एवरी डे अभी से देना स्टार्ट करो। ये सोचोगे कि प्री के बाद देंगे तो दिक्कत होगी। 10 मिनट एक लेटर रोज रीड करो, एक ऐसे रोज रीड करो। अगर बुक नहीं है तो गूगल पे भी आप सर्च करके एक फॉर्मल लेटर रोज रीड कर सकते हो, एक ऐसे रोज रीड कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्री एग्जामिनेशन चल रहा है, अभी सिर्फ रीडिंग करो। फिर 10-15 दिन हो जाए जब रीडिंग करते हुए, फिर राइटिंग वाला पोर्शन स्टार्ट करना है। अभी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे टैकल करना है, पूरी एक डिटेल वाली वीडियो भी मैं बनाऊंगी आप सभी के लिए, जिसमें बिल्कुल बताऊंगी कि ऐसे कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर के क्या फॉर्मेट्स होते हैं, ऐसे को कैसे कम से कम एफर्ट्स लगा के अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। पूरा एक डिटेल्ड सेशन लूंगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे। बट उससे पहले जब तक वो सेशन नहीं आ रहा, एक हैबिट जरूर बना लेना कि आपको रोज एक लेटर और रोज एक ऐसे रीड तो करना ही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट पे, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, एक तो एक हैबिट बनाओ कि कम से कम मुझे 5 DI रोज प्रैक्टिस करते हैं। आपको बहुत सारी सोर्सेस मिल जाएंगी DI प्रैक्टिस करने की, एक हैबिट बना लो कि मुझे 5 DI तो रोज करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं DI में, जैसे सिंप्लीफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारे मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक दिन एक टॉपिक को दो और उसमें के 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज करो, एक दिन ये टॉपिक करना है, एक दिन ये टॉपिक करना है, एक दिन ये टॉपिक करना है, इस तरीके से खूब सारी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वांट्स में। इसके बाद अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आप एक एक करके टॉपिक वाइज करो। अपनी टू डू लिस्ट बनाओ बेसिकली, आज मुझे परसेंटेज को समझना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, आज मुझे रेशो के इतने क्वेश्चंस करने हैं, एजेस एंड नंबर्स के इतने क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे मैंने आप लोगों को एक पूरा सिलेबस दे दिया है यहाँ पे क्वांट्स का, कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो तीनों टॉपिक्स थे, इसमें भी मैंने जो अरेंज किया है ये इनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे अरेंज किया है। तो आपको ऊपर से चलना है और एक एक दिन एक एक टॉपिक को देते हुए चलना है और अपनी तैयारी करनी है। राइट, कोई दिक्कत। इसके बाद बात करते हैं DI में, कितने तरह के DIs आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। तो ऐसे करो, एक दिन एक टाइप को दो। आज पहला दिन है तो 5 पाई चार्ट वाले DI सॉल्व करें।
आज दूसरा दिन है बार ग्राफ वाले डीआई सॉल्व करें। ऐसे करके ये सारे के सारे हैं मिसिंग केस डीआई, राडर ग्राफ डीआई, केसलेट, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, मिक्स पैटर्न डीआई, इन सबको प्रैक्टिस करना है। टू डू लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी पूरी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी में। आपको रात को एक पूरा का पूरा बना के सोना है कि मुझे अगले दिन ये सारी चीजें करनी है। कोई दिक्कत? इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में जैसे कि मैंने आपको बोला, मैथ्स क्वांट्स में आपको रोज 5 डीआई करने हैं, ऐसे ही रीजनिंग में आपको कम से कम रोज 5 पजल्स तो करनी ही करनी है। एक हैबिट बना लो कि मेरा दिन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक मैं वो 5 पजल्स सॉल्व ना कर लूं। 20 से 25 नंबर की पजल्स प्री में आएंगी, 30 से 35 मार्क्स की पजल्स मेंस में आएंगी। इसका मतलब है रीजनिंग मैक्सिमम पजल्स ही पजल्स है। तो पजल्स की एक हैबिट बनाओ। सिमिलरली एक टॉपिक एक दिन में लो, सिलॉजिज्म एक दिन में, अगले दिन इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस कर लिए। ऐसे करके अपनी टू डू लिस्ट में एक दिन एक टॉपिक को दो और सारे के सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके कवर करो। तो ये था रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में 2 पार्ट्स और होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जो प्री में नहीं आता है, आपका मेंस में आता है। परफेक्शन में वैसे मैं इसको इंक्लूड करवा देती हूँ। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन्फरेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, डिसीजन मेकिंग। तो अगर आप परफेक्शन क्लासेस में आ रहे हो तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहीं मिल जाएंगे क्रिटिकल रीजनिंग के। कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें आपको बताना है कौन सा वाला इन्फरेंस है, कौन सा वाला कंक्लूजन है, कौन सा वाला आपका अजम्पशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको परफेक्शन में कवर करवाऊंगी मेन से पहले, सो डोंट वरी, क्रिटिकल रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। पजल्स किस तरह के आते हैं वो भी यहाँ पे आपको सारे मेंशन हैं। फ्लोर बेस्ड पजल सबसे ज्यादा आते हैं, सीटिंग बेस्ड अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा आता है, सीटिंग अरेंजमेंट तो आता ही आता है जनरली। तो ये सारे के सारे पजल्स हैं, मेक श्योर करो कि जो आप रोज 5 पजल्स सॉल्व कर रहे हो उसमें ये सारे पजल्स को इन्वॉल्व करो। ठीक है, अगले पर आते हैं। नेक्स्ट इज जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो करंट अफेयर्स तो आपको रोज के रोज करना है, रेगुलरली करना है। वीक के एंड पे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। ये हैबिट आपको सभी को बनानी होगी। इसके साथ साथ 6 महीने के करंट अफेयर्स ये सारे आपको आने चाहिए। 6 महीने की एसबीआई से रिलेटेड जो न्यूज है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो न्यूज है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आरबीआई की जितनी भी न्यूज आई है वो टिप्स पे होनी चाहिए। और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, वो सारे के सारे टर्म्स आपको सीखने हैं। तो ये है आपका जर्नल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस। अब बेसिकली अगर कंप्लीट स्ट्रैटेजी की बात करूं तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी, या फिर एक बात करते हैं। आपको सुबह उठना है, सबसे पहले उठने के बाद आपको एक क्या करना है, रात को भी टू डू लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि मैंने बोला सुबह भी बना सकते हो। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। उस टू डू लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, उस टू डू लिस्ट में आपका एडिटोरियल एनालिसिस होगा, परफेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर होगी थोड़ी बहुत, आपके पजल्स का टाइम होगा कि इतने मुझे पजल्स करने, आपके डीआईज होंगे, क्वांट्स का एक टॉपिक होगा, रीजनिंग का एक टॉपिक होगा और आपका करंट अफेयर्स। इस तरीके से आपको डेली की अपनी टू डू लिस्ट बनानी है और ये सारी चीजों को फॉलो करना है। एक बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, या आप लोगों ने देखा भी होगा जब भी रिजल्ट आता है, मैं टेलीग्राम पे सबके स्कोर कार्ड्स शेयर करती हूँ। स्कोर कार्ड में 50% से ज्यादा नंबर ओवरऑल के वो इंग्लिश के ही होते हैं। बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश में ही आते हैं, 50% से ज्यादा नंबर आते हैं। तो इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि सिलेक्शन इसके बिना बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना। एक मेडिटेशन की हैबिट बना लो कि मुझे 5 मिनट रोज मेडिटेशन करना है। 5 मिनट मेडिटेशन करोगे तो जो नर्वसनेस होती है एग्जाम टाइम में उससे बहुत कंट्रोल आएगा, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, कंसंट्रेशन आप बना पाओगे। तो ये पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए निकालना है। मेडिटेशन रोज करना है, टू डू लिस्ट रोज करना है, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है। किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी एंगर की फीलिंग को, जेलसी की फीलिंग को, किसी भी प्रकार की कोई भी खराब फीलिंग को अपने अंदर एंटर ही नहीं करने देना है। इन सारी चीजों को करोगे, पूरी मेहनत करोगे, एक सच्चे दिल के साथ करोगे, ईमानदार होकर करोगे अपने साथ, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेरी सबके लिए बहुत बहुत गुड विशेस हैं।
ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। और एक क्वेश्चन जो मैं हर सेशन के लास्ट में पूछती हूँ, आज भी पूछूंगी, आप लोग मुझे कमेंट में उसका आंसर दोगे। आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? येस और नो, सभी से मुझे चाहिए। जो लोग 100% दे रहे हैं उनका भी आंसर चाहिए मुझे कि येस मैम वी आर गिविंग 100% टू आवर प्रिपरेशन। कमेंट सेक्शन में जो नहीं दे रहे हैं उनका भी आंसर चाहिए कि क्यों नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि एडिटोरियल की क्लास आपको यहीं पे मिलेगी, परफेक्शन की क्लासेस आपको यहीं पे मिलेंगी, ग्रामर की आपको सारी क्लासेस यहीं पर मिलेंगी। ठीक है, ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे टीम को बोल दूंगी, वो शेयर कर देगा, जिससे कि किसी ने नोट नहीं किया हुआ है तो आप उस पीडीएफ से भी नोट कर सकते हो। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल का नाम है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।